नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप अपने अपनी जगह पर कोरोना से फ्री, एकदम कोरोना से बचते हुए और अपनी स्टडी को जोर शोर से जारी रखे हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्लास होने जा रही है वो हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी जो बीए प्रथम वर्ष में इनरोल्ड हुए हैं और एमए तक की क्लासों में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने जा रही है। यह जो क्लास है उसमें हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, अर्थात हिंदी साहित्य, ये हम जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। हालांकि हिंदी का जो विकास है वो पुरानी भाषाओं से ही क्रमिक रूप से हुआ है। हमारी जो पहली क्लास हुई थी, पिछली जो क्लासेस हुई थी, उसमें हमने हिंदी का जो क्रमिक विकास है कि हिंदी जो है वो वैदिक संस्कृत, उसके बाद फिर संस्कृत, उसके बाद फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इन चरणों से गुजरते हुए आज जिस रूप में पहुंची है, वह जो समय खंड है, वह जो काल खंड है, वो लगभग 1000 सालों के आसपास का या 1100 वर्षों के आसपास का बैठता है। और इस 1100 वर्षों के समय में बहुत सारा प्रचुर मात्रा में साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया है। अब वो जो साहित्य है जो बिखरा पड़ा है, उसको अध्ययन के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे इतिहास के रूप में क्रमबद्ध किया गया है। तो यह जो क्रमबद्ध करने की जो प्रोसेस है, साहित्य को क्रमबद्ध करने की जो प्रोसेस है, उसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहकर संबोधित किया गया है। तो हम आज से ये जो क्लास हमारी एक श्रृंखला के रूप में शुरू हो रही है, उसमें हम हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के जितने भी प्रयास हुए हैं और यह परंपरा जहाँ से चली आई है, उसको क्रमवार अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मैं उसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा और यह क्लास लेने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो क्रमिक रूप से जहाँ से शुरू हुआ और आज जिस रूप में पहुंचा है, उसको आप भली भांति समझने में सक्षम हो पाओगे। और हिंदी साहित्य इतिहास जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में होने वाली लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, उसमें हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी भाषा से जुड़े हुए, हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए लगभग 10% प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चाहे वो यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम हो, हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। और अगर आपको इस लेवल के एग्ज़ाम फाइट करने हैं तो हिंदी भाषा के ऊपर और हिंदी साहित्य के प्रश्नों के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, अगर आपने वो भली भांति समझ लिया तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाओगे, ये मेरा दावा है। तो शुरू करते हैं अपन हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास समझने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास शब्द के ऊपर गौर करना होगा कि इतिहास के मायने क्या है, इतिहास जो शब्द है वो कितना व्यापक है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो इतिहास जो है वह, अगर हम उस शब्द को तोड़ें तो इसके 3 भाग होते हैं, इति, है और आस। यह जो शब्द है वो अपने आप में एक व्यापकता का एहसास करवाता है। इतिहास का अभिप्राय है इति है आस, अर्थात ऐसा ही हुआ था। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इतिहास का अभिप्राय उन घटनाओं का क्रमवार एक ब्यौरा होता है, क्रमवार एक या क्रमिक एक विवरण होता है जो भूतकाल में घटित हुई थी। तो इतिहास के लिए फैक्ट होना जरूरी है। इतिहास एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, तथ्यों का उसी क्रम में, जिस क्रम में वो घटित हुए थे, ब्यौरेवार, तिथिवार एक वर्गीकरण कर देना इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास की यह एक संकुचित अवधारणा है, यह एक संकुचित परिभाषा मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ तथ्यों को क्रमवार परोस देना ही इतिहास नहीं है, बल्कि इतिहास जो है वो इस सबसे बढ़कर कहीं अलग तथ्य सामने लेकर आता है। इतिहास क्या है, यह भारतीय विचारकों ने और पाश्चात्य विचारकों ने बहुत इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया है।
तो हम उनमें से जो कुछ चुनिंदा परिभाषाएं हैं, कुछ चुनिंदा विचार हैं, उनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, पाश्चात्य युग में एक महान विचारक हुए हैं हीगल। वो एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री भी थे और विचारक थे। इतिहास के विषय में इनका क्या कहना है कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र ही नहीं है। इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर कारण और कार्य संबंध विद्यमान होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब तक हम ये समझते थे कि इतिहास का मतलब यह होता है कि बस तथ्यों को परोस दो कि इस क्रम में वो घटित हुए थे। लेकिन हीगल का ये मानना है कि यह केवल एक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि उसमें कारण और कार्य का जो अन्योन्य आश्रित संबंध होता है वह विद्यमान है। वह एक प्रकार का विज्ञान है। तो हीगल इसके बारे में स्पष्ट थे कि इतिहास जो है वो केवल वस्तुगत नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ एनालिटिकल इम्पैक्ट भी विद्यमान होता है, एक विश्लेषणात्मक तत्व भी मौजूद होता है। इसी तरह पाश्चात्य युग में एक और विचारक हुए हैं कॉलिंगवुड। उन्होंने इतिहास को एक चिंतन पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। जिस प्रकार और जो चिंतन होते हैं, जैसे दार्शनिक चिंतन होता है या आध्यात्मिक चिंतन होता है, उसी तरह कॉलिंगवुड का मानना है कि इतिहास जो है वह भी एक चिंतन पद्धति के रूप में है, अर्थात उसमें चिंतन किया जाता है, गूढ़ निष्कर्षों को उसमें से निकाला जाता है। जिस प्रकार हम दही को मथ कर मक्खन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार तथ्यों को विश्लेषित कर अर्थात तथ्यों को हम मथ कर मक्खन जैसा तत्व प्राप्त करते हैं। तो इतिहास भी वही चीज है जहां पर हम तथ्यों के बीच में से बहुत ही जो सारगर्भित तत्व है उसको हम निकाल पाने में सक्षम होते हैं। तो कॉलिंगवुड इसे एक चिंतन पद्धति के रूप में स्वीकार करता है। इसी तरह कुछ भारतीय विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने इतिहास के संबंध में अपना परिप्रेक्ष्य, अपना एस्पेक्ट्स, अपने विचार रखे हैं। उनमें से एक गोविंद चंद पांडे नामक विद्वान हुए हैं। उन्होंने इतिहास को सभ्यता व संस्कृति को परखने का एक माध्यम बताया है। अर्थात जिस प्रकार गोविंद चंद पांडे का कथन है कि यह सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने का माध्यम भी है। यानी इतिहास के माध्यम से उन तथ्यों को विश्लेषित करके उनको क्रमवार हम पढ़ के उस देश की जो सभ्यता और संस्कृति है वह क्रमिक रूप से किस प्रकार प्रारंभ से और अंतिम सोपान तक जिस रूप में बढ़ते हुए या घटते हुए जो प्रतीत होती है, उस संस्कृति को, उस सभ्यता को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इतिहास के माध्यम से। ये कथन थे गोविंद चंद्र पांडे के। लगभग इसी तरह से गोविंद चंद्र पांडे के ही विचारों से प्रभावित लेकिन अलग विचार रखे हैं हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। और उनका यह मानना था कि किसी भी देश के साहित्य के इतिहास वहां की जनमानस की जो संचित प्रवृत्ति होती है उसका प्रतिफलन होता है, उसका प्रतिबिंब होता है, संचित प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब। अब ये जो संचित प्रवृत्तियां हैं वह एक तरह से सभ्यता और संस्कृति के रूप में परिलक्षित होती हैं। इतिहास हमें ये बताता है कि तत्कालीन समाज की संस्कृति ऐसी थी, सभ्यता ऐसी थी, वहाँ का दार्शनिक चिंतन ऐसा था, विचार ऐसे थे। तो ये सब जो कथन है वह रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं। तो इन सारे विचारों को, हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने और भी रखे हैं, लेकिन यह जो क्लास है हमें बहुत संक्षिप्त रखनी होती है, तो हम यह मानेंगे कि इन सभी भारतीय और पाश्चात्य विचारक लगभग इस मत पर सहमत हैं कि इतिहास का मतलब यह तो हो गया कि यह ऐसा ही हुआ था, अर्थात इतिहास जो है वो घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा है, अर्थात उसके अंदर तिथिक्रम सुनिश्चित होता है, उसमें घटना होती है। इसके अलावा इतिहास में सभ्यता और संस्कृति का जो रचनात्मक तत्व है वह भी मौजूद होता है। इतिहास जो है वो
तत्कालीन समय के देश काल वातावरण से भी आपको रूबरू कराता है। इतिहास में तथ्य होते हैं, इतिहास क्रमवार होता है, इतिहास में तत्कालीन समाज और जो भी राजनीतिक दार्शनिक चिंतन की अवधारणाएं समावित होती हैं। तो यह सब मिलकर इतिहास जो विषय है उसको समझने और उसके ऊपर विचार करने की हमें दृष्टि प्रदान करते हैं।